नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी शराफत, जिसे लिखा है हमारी चहेती लेखिका मालती जोशी जी ने। सीट पर किसी का सामान रखा हुआ था। मैंने हौले से उसे परे सरका दिया और खिड़की के पास जमकर बैठ गई। भैया ने सूटकेस और थैला ऊपर जाली में जमा दिया और कैनवस का हैंडबैग नीचे मेरे पैरों के पास। फिर सीट पर मेरी बगल में बैठते हुए धीरे से फुसफुसाए, पर्स में रख लिया है ना? ना, सूटकेस में है। मैंने धीरे से करीब करीब इशारे से जवाब दिया। उनके चेहरे पर खींच उतर आई और वे सूटकेस नीचे उतारने के लिए उठे, पर मैंने कोट को हल्का सा झटका देकर उन्हें रोक दिया। वे असहाय सी मुद्रा बनाकर बैठ गए बेचारे। दरअसल कल रात को ही इस बात पर अच्छी खासी चर्चा हो गई थी कि पिंकी के जेवरों का सेट कहाँ रखा जाए। पूरे 7 तोले की जोखिम थी। मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोगों के लिए तो सचमुच बड़ी ही थी। माँ ने सुझाया था कि पर्स में ही रख लूँ, डिब्बा सूटकेस में पड़ा रहेगा। चीज़ें रुमाल में बांधकर पर्स में डाल लूँ, क्योंकि पर्स हमेशा साथ में होता है। पर भाभी का सुझाव था कि पर्स तो कोई भी हाथ से छीनकर भाग सकता है। रोज़ ही तो इस तरह के किस्से सुनाई पड़ते हैं। इससे तो बल्कि सूटकेस में रखना ठीक होगा। निगरानी भी रहेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। अंत में यही तय हुआ था। भैया को उस समय भी यह व्यवस्था पसंद नहीं आई थी। घर पर पता चलता तो वह तूफान मचा देते, पर बस स्टैंड का ख्याल कर चुप बने रहे। मम्मी चाय लेंगी? कुणाल ने खिड़की के पास आकर पूछा। ना बेटे, बस 2-4 पान लगवा दे और एक आध अच्छी सी मैगजीन मेरे लायक हो तो ला दे। तार कर देते तो ठीक था। खैर, अब भी फ़ोन तो किया ही जा सकता है। पड़ोस का नंबर दे दो मुझे। आजकल तो बहुत सरल हो गया है। अरे नहीं भैया, कोई आज पहली बार जा रही हूँ, जाना पहचाना रूट है। भैया इसके बाद भी कुछ कहते रहे, पर मेरा ध्यान बाहर एक सफ़ेद स्वेटर में अटक गया था। चौड़े पट्टे वाली खूब प्यारा डिज़ाइन था। कुणाल पान लेकर आया तो मैंने उससे कहा, वह सफ़ेद स्वेटर देख, कितना प्यारा लग रहा है। कुणाल ने देखने की ज़रूरत नहीं समझी, उल्टे मेरी मजाक बनाते हुए भैया से बोला, मामा जी, मम्मी को बस यही एक बीमारी है। बस स्टॉप पर भी खड़ी रहेंगी तो आगे पीछे वालों के स्वेटर्स को घूरती रहेंगी। कभी इतना ख़राब लगता है, और फिर नए नए डिज़ाइन पहनते समय कैसा अच्छा लगता है, क्यों? तब तो मम्मी की इसी आदत को धन्यवाद देते हो। अरे मामा जी, आप नहीं जानते, अब हमारा कोटा तो पूरा हो गया है। अब तो जो भी प्लान बनता है जमाई साहब के लिए बनता है। इसी से तो कोफ्त होती है। चल शैतान, मैंने कहा। पर सच तो यह है कि चोरी पकड़े जाने के कारण मैं बुरी तरह झेंप गई थी। मेरी शर्मिंदगी का मज़ा लेते हुए दोनों हो करके हंस पड़े। कंडक्टर ने जोर से सीटी दी और ड्राइवर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। संभल कर जाना, पहुंचते ही तार देना, भैया ने उतरते हुए कहा। बेचारे भैया मेरा तार पहुंचने तक चिंता में डूबे रहेंगे। मुझे उल्टी विद्या पढ़ाने के लिए घर जाकर भाभी को लताड़ेंगे सो अलग। गाड़ी सरपट बस स्टैंड से बाहर निकली। तब तक मैं मुड़ मुड़ कर मामा भांजे को देखती रही। वे आंखों से ओझल हो गए। तब याद आया कि कुणाल से कहती कि रात मामा के यहाँ ही रुक जाए। गुड़िया को रात थोड़ा टेम्परेचर था। कुणाल पूरा डॉक्टर ना सही, पर उसके रहने से भाभी को सहारा हो जाएगा। भैया के हिस्से की खीर दूध वाली अलमारी में रखी थी। पता नहीं भाभी को याद भी होगा कि नहीं तो सुबह तक यूं ही पड़ी रह जाएगी। याद दिला देती तो ठीक था।
ठंडी हवा का एक झोंका आया और मैं खिड़की से थोड़ा परे हटकर बैठने लगी। तब पता चला कि बगल में कोई आकर बैठ गया है। उसी तरह खिड़की से लगी बैठी रही। गोद में पड़ा पत्रिका का अंक उलट पुलट करती रही। 5:30 हो रहे थे मुश्किल से, पर सर्दियों में अंधेरा इतनी जल्दी घिर आता है कि अक्षरों पर नज़र ठहराना कठिन लग रहा था। आपको एतराज़ ना हो तो मैं खिड़की बंद कर दूं? बगल से प्रश्न आया। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। सहयात्री ने उठकर खिड़की बंद की और मैंने देखा, यह तो वही सफ़ेद स्वेटर है। पहनने वाला मुश्किल से 28-30 का होगा। यूं ही इतनी सिमटी सिकुड़ी बैठी रही मैं। यह तो कुणाल के छोटे मामा जी जितना भी नहीं है। अब ठीक से बैठकर मैं स्वेटर की बुनाई देखने लगी। सादा ही पर बड़ा सुंदर संयोजन था। 2 उल्टे, 6 सीधे, फिर 2 उल्टे। इसके बाद शायद बीच से धागा उठाकर, या कहाँ जाएंगी आप? जी भोपाल, मैंने हड़बड़ाकर उत्तर दिया। इसने मुझे स्वेटर को घूरते हुए पकड़ तो नहीं लिया? अपनी घबराहट छिपाने के लिए मैंने भी शिष्टाचार निभाया। आप कहाँ जाएंगे? बैरागढ़। और फिर देवास आ गया। चाय लेंगी आप? जी नहीं, अभी खाना खाकर चली हूँ। मैंने एक सीधा सा झूठ बोल दिया। उसके नीचे उतरते ही कागज़ खोलकर चुपके से एक पान खा लिया। कब से इच्छा हो रही थी, पर बड़े भैया के सामने हिम्मत नहीं पड़ती। वे बेचारे कुछ कहते नहीं, पर संकोच हो ही जाता है। पान खाकर मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश की, पर बेकार था। झुटपुटा खूब गाढ़ा हो चला था। पत्रिका हैंडबैग में डालकर मैंने अपनी शॉल निकाल ली, एक नज़र सूटकेस की ओर डाली और अच्छे से ओढ़ आढ़ कर बैठ गई। आजकल खाली बैठते ही मेरे दिमाग में किरण की शादी घूमने लगती है। एक बहुत विशाल आयोजन की कल्पना मेरे मन में है और उसे इतनी बार दोहरा चुकी हूँ कि रट सी गई है। फिर भी मोह छूटता ही नहीं। इन्हें ये सारी बातें ज़रा अच्छी नहीं लगती। होगा भाई, देखा जाएगा, कहकर सारे मामले को रफा दफा कर देते हैं। शौक तो जैसे सारा मुझे ही है, इन्हें तो बस काम निपटाना है। पता नहीं पुरुष इतने व्यवहारिक क्यों होते हैं। ये तो इतनी जल्दी शादी करने के पक्ष में भी नहीं थे। मैंने ही जिद की थी। BA MA तो बाद में भी होता रहेगा, पर इतना अच्छा रिश्ता बार बार थोड़े ही मिलता है। फिर माँ बूढ़ी हो चली हैं, एक आध शादी तो उनके सामने हो। बस अचकचा कर रुकी और मैं एकदम अपनी तंद्रा से जाग पड़ी। आष्टा आ गया या अभी सोन कक्ष ही है? कुछ भी नहीं है, पहिया बैठ गया है। हे भगवान! मैंने एक सांस ली और मायूस होकर अंधेरे को घूरने लगी। सभी पुरुष यात्री नीचे उतर गए थे और राज्य परिवहन को जी भरकर गालियां सुना रहे थे। सारी बातों को स्थित प्रज्ञ भाव से सुनते हुए ड्राइवर कंडक्टर अपना काम कर रहे थे। मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा, पर लगा कि जैसे युग बीत गया हो। बस के स्टार्ट होते ही सब ने चैन की सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया। बस खड़ी थी तब पता नहीं चला, पर अब हवा में बढ़ती ठंडक का एहसास होने लगा। पिछले सब स्टॉप पर चाय न पीने का मुझे दुख हो रहा था। अगले स्टॉप पर जब मेरे हमसफ़र ने चाय के लिए पूछा तो मैंने आनाकानी नहीं की। पान लेंगे? चाय पीने के बाद मैंने शिष्टाचार निभाया। आप देंगी तो ले लेंगे, उसने कहा। कहने का ढंग जरा अजीब सा था, पर मुझे ज़्यादा सोचने का अवकाश नहीं मिला। क्योंकि आपकी इजाज़त हो तो मैं सिगरेट पी लूँ, उसने फिल्मी अंदाज में पूछा। आपका स्वेटर बहुत अच्छा है, मैंने उसके अंदाज को नज़रअंदाज करते हुए कहा। भोपाल में कहाँ रहती हैं आप?
अरेरा कॉलोनी। आदतन मेरे मुंह से फिसल पड़ा। फिर बैठी पछताती रही कि इस तरह पता ठिकाना बताना अक्लमंदी नहीं है। मेरी कुछ देर पहले वाली निश्चिंतता समाप्त हो गई थी। वह जिस तरह आराम से फैल कर बैठ गया था वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पहला ज़माना सचमुच अच्छा था। इस तरह बेतकल्लुफ़ होकर कोई महिलाओं के साथ बैठ नहीं पाता था। अच्छी आज़ादी मिली है और मानो समान अधिकार। मैं पता नहीं किस पर भुनभुनाती रही। सीट की पीठ पर पसरा उसका हाथ मेरे बालों में उलझता सा लगा। मैंने थोड़ा सिमट कर अपना जूड़ा ठीक करते हुए कहा, वैसे घर तो भोपाल में है, पर मैं अक्सर इंदौर में ही रहती हूँ। लड़का मेडिकल में पढ़ रहा है, अभी गाड़ी पर छोड़ने आया था। आपने देखा होगा। जैसे कि मुझे आशा थी, वह एकदम संभल कर बैठ गया। फिर बोला, आपका इतना बड़ा लड़का है? विश्वास नहीं होता। लड़की तो उससे भी बड़ी है। मैंने फिर एक झूठ बोला। 2 साल छोटी है किरण। 14 फरवरी की शादी है उसकी। लड़का कलटेक्स में इंजीनियर है। उसके पिता भी सेंट्रल रेलवे में डिविजनल इंजीनियर हैं। बड़ा अच्छा घर है, पर लड़का अभी 1400 पा रहा है। इस अनर्गल प्रलाप की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं सिर्फ अपनी बुजुर्गियत उस पर जताना चाह रही थी। वह सिर्फ मुझे घूरता रहा। मेरे चुप होते ही बोला, क्या आपकी शादी बहुत छोटे में ही हो गई थी? लगता ही नहीं। आपके इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे। बात मेरे लिए नई नहीं है, अब तो सुनते सुनते आदत सी हो गई है। कुणाल को अक्सर लोग मेरा देवर समझ लेते हैं और किरण भी बेटी नहीं छोटी बहन लगती है। हर बार यह बात एक सुखद अनुभूति दे जाती है। अपनी उम्र से कम दिखने का नारी सुलभ मोह मुझ में भी है, पर इस समय तो यह प्रशंसा घबराहट उत्पन्न कर रही थी। अपनी बदहवासी को छिपाने के लिए मैं धुआंधार बोलती चली गई। घर गृहस्थी से शुरू करके मैं आपातकाल, छात्र आंदोलन, आंध्र का तूफान, नई फिल्में, सभी विषयों को अपनी लपेट में लेती गई। मैं उसे अच्छी तरह समझा देना चाहती थी कि मैं एक प्रबुद्ध प्रौढ़ गृहिणी हूँ। वह हाँ हूँ कहता हुआ सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। मुझे लगा कि मैंने किला फतेह कर लिया है। बैरागढ़ आया। हमारी मंजिल तो आ गई, उसने अस्फुट स्वर में कहा। मुझे लगा वह बेवजह मेरे कानों के पास मुँह ले आया है। थैंक्स फॉर कंपनी, मैंने सपाट स्वर में जवाब दिया। वह उठा और सूटकेस उठाने के बहाने नीचे झुका। फिर फुसफुसाया, एक बार हाथ तो मिलाया होता। क्या? सन्न रह गई मैं। घबराहट के मारे मेरा कलेजा मुंह को आ गया। इच्छा हुई कि खींच कर एक तमाचा जड़ दूं, पर भरी बस में तमाशा करने की हिम्मत नहीं हुई। और कौन विश्वास करता? आधुनिक परिधान में सजा सवरा यह शालीन युवक, और वह भी इतना सा। भाई जरा उम्र का लिहाज तो किया करो, मैंने कहना चाहा, पर आवाज़ गले में फंस कर रह गई। तब तक बस चल पड़ी थी और वह उतर गया था। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। शर्म के मारे मैंने अपना मुंह शॉल से ढक लिया था। मुझे जैसे विश्वास हो गया था कि आगे पीछे बैठे लोगों ने सब कुछ सुन लिया है और वे लोग मुझे घूर रहे हैं। रॉयल मार्केट पर आधी बस खाली हो गई थी। स्टैंड पर उतरने वालों ने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। मुझे न अपने सूटकेस का होश था जिसमें एक किरण के गहने थे, न हैंडबैग का जिसमें 5 चांदी के और 70 स्टील के ग्लास रखे हुए थे। एकदम पत्थर हो गई थी मैं। नीचे उतरी तब रात के 10:30 बज रहे थे। इच्छा हुई कि इन्हें फ़ोन करके बुला लूं, पर इतनी रात गए मिश्रा जी को कष्ट देना अच्छा नहीं लगा। वे तो इन्हें बुला भी देंगे, पर कल मिसेस मिश्रा अड़ोस पड़ोस में यह गाथा सुनाती फिरेंगी और ये भी तो कम नहीं है। आएंगे ज़रूर, पर आते ही बरस पड़ेंगे और फिर स्कूटर पर इतना सारा सामान कैसे जाएगा? रिक्शा तो फिर भी करना पड़ेगा, इनका पेट्रोल भी जलेगा, टैक्सी के पैसे लगेंगे सो अलग।
इतना गुस्सा आया माँ पर। बड़ी पापड़ सभी साथ बांध देने की क्या ज़रूरत थी। शादी तक पता नहीं अभी कितने चक्कर लगेंगे इंदौर के। एक एक क्षण के साथ रात गहराती जा रही थी और कुली मेरे निर्णय की प्रतीक्षा में खड़ा था। भाई साहब, उसने तीसरी बार टोका, रिक्शा में ले चलूं? मैंने आखिर में निर्णय ले ही लिया। कुली ने गेट के बाहर आकर एक ऑटो को आवाज़ दी, सामान रखा और पैसे लेकर चलता बना। कहाँ जाएंगी? ड्राइवर ने पूछा। अरेरा कॉलोनी, मैंने कहा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। और तब मुझे भान हुआ कि बैठने से पहले मुझे कम से कम नंबर तो देख ही लेना था। मैंने मीटर पर पढ़ने की कोशिश की, पर अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया। ठंड के कारण ड्राइवर ने अपना चेहरा इस तरह ढक लिया था कि उसकी उम्र का, शख्सियत का कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग रहा था। इससे तो अच्छा था मिसेस मिश्रा का एहसान ही ले लेती। मैंने सोचा इनकी फटकार भी सुन लेती, पर तनाव से तो मुक्ति मिल जाती। मैंने पर्स छाती से चिपका लिया, जिसमें 150 अब भी शेष थे। सूटकेस उठाकर गोद में रख लिया और हैंडबैग पर पाँव कसकर जमा लिए। खूब चौकन्नी होकर बैठ गई मैं। हर मोड़ को बहुत ध्यान से देखती जा रही थी। लेडी हॉस्पिटल का चढ़ाव चढ़ते चढ़ते इतनी इजी से मुड़ी ऑटो कि मैं गिरते गिरते बची। उस तरह बैठने से पीठ में भी दर्द होने लगा था। कुछ देर को आराम से टिककर बैठ गई, पर मन को चैन नहीं था। वापस पहले वाली पोज ले ली। जाड़े की रात 11 बजे सड़क पर अजब सन्नाटा था। दिन भर की चहल पहल का, गहमा गहमी का कोई चिन्ह नहीं था। अरेरा कॉलोनी में मुड़ते ही उसने पूछा, किधर को साहब? अब मैं उसे सेक्टर, घर नंबर आदि बताने लगी। गलियों की भूल भुलैया पार कर गाड़ी आखिर घर के सामने आकर खड़ी हुई और मैंने राहत की सांस ली। पहले तो मन हुआ कि नीचे उतरकर पैसे दूं, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। नीचे रोशनी भी नहीं थी। मैं मीटर की मध्यम रोशनी में पैसे गिनने लगी। उसने धीरे से मेरा हैंडबैग उतारकर नीचे रख दिया। रहने दो भाई, हम उतार लेंगे, मैंने सूटकेस को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं बहन जी, हम घिस थोड़े ही जाएंगे। आखिरकार बड़ी पापड़ का थैला उसे उठाने दिया मैंने और सूटकेस और पर्स लेकर मैं नीचे उतर आई। चारों ओर घुप अंधेरा था। फाटक टटोला मैंने, भीतर से ताला जड़ा हुआ था। बरसों पुराना रिवाज था यह हमारा। रात को बगीचे के फाटक पर ताला डाल ही देते थे। किरण, किरण, मैंने आवाज़ को भरसक खींचने की कोशिश की, पर फिस होकर रह गई। पीछे कुछ आहट हुई तो चौंक कर देखा। बैग और झोला वह फाटक के पास आकर रख गया था। हे भगवान, कैसी बेवकूफ़ थी मैं। सब कुछ वहीं छोड़कर चली आई थी। बैठे बिठाए कितना नुकसान हो जाता। 70 स्टील के गिलास, एक गिलास 15 रुपए का था और 5 गिलास चांदी के 65 रुपए का एक। 1000 1500 पर उतर जाती। इनकी बातें सुननी पड़ती सो अलग। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी से पीठ टिकाए वह आराम से बीड़ी पी रहा था। पैसे दे दिए ना मैंने? धीरे से पूछ ही लिया। जी हाँ, पैसे तो मिल गए हैं। आप दरवाज़ा खुलवा लीजिए, फिर मैं चला जाऊँगा। बहुत सुनसान है यहाँ, सड़क पर बत्ती भी नहीं है। मैंने फिर आवाज़ लगाना शुरू किया। अब मैं कुणाल को पुकार रही थी। खूब जानती थी कि उसे पीछे इंदौर में छोड़ आई हूँ, पर किरण का नाम लेकर इस तरह चिल्लाना भी तो अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं कैसे नींद से सो रहे थे सब। दरवाजे खिड़की कहीं से रोशनी की एक किरण भी नहीं आ रही थी। कैसी लड़की है, शाम से ही सो गई है क्या? फाइनल की परीक्षा सिर पर है और इसे जरा भी चिंता नहीं है। मैंने कनखियों से फिर एक बार पीछे देखा। वह वैसे ही खड़ा हुआ था। आप घबराइए नहीं, मैं खड़ा हूँ यहाँ।
उसने आश्वस्त किया और सचमुच उसके वहाँ होने से मेरी कुछ हिम्मत बनी हुई थी। जब मैं 2-1 बार और आवाज़ें लगा चुकी तो वह भी पास आ गया और बाबूजी की गुहार लगाने लगा। 2-1 बार पुकारने के बाद उसने पूछा, पीछे का दरवाज़ा नहीं है कोई? वहाँ से देख लेते हैं। पीछे का दरवाज़ा है क्यों नहीं? पर क्या तुम्हें बताने के लिए है और सारा सामान तुम्हारे भरोसे छोड़कर पीछे चली जाऊँ? ऐसी बेवकूफ़ नहीं हूँ। गाड़ी का नंबर देखना उतरते वक्त भी याद न रहा। लापरवाही की हद है कि नहीं। इतनी हताश हो गई मैं कि नीचे से एक कंकड़ उठाकर बेडरूम की खिड़की पर दे मारा। झन से एक आवाज़ हुई जो सन्नाटे में गूंज गई। कौन है? इनकी घबराई हुई सी आवाज़ आई। मैं हूँ जी, दरवाज़ा तो खोलिए। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर आवाज़ दी। एक एक करके घर की सारी बत्तियां जल उठीं। इन्होंने ड्राइंग रूम की खिड़की खोली और पोर्च की बत्ती जला दी। हाय पापा, ये तो मम्मी हैं। किरण एकदम चीख पड़ी। दरवाज़ा खोलकर ये बाहर आए और बोले, ये कौन सा समय है भाई आने का? दरवाज़ा तो खोलिए पहले। मैंने रुआं सी आवाज़ में कहा। तब उन्हें फाटक का ध्यान आया। किरण तब तक दौड़कर चाबी ले आई थी। खबर तो दी होती पहले। ताला खोलते हुए उनका बुदबुदाना जारी था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फाटक खुलते ही तीर की तरह अंदर चली आई। कमरे की सुखद गर्मी का एहसास होने के बाद ही मैंने जाना कि बाहर कितनी गजब की सर्दी थी। ये अंदर आए तो भी भुनभुना रहे थे। ये क्या कबाड़ उठा लाई हो? हम लोग क्या किसी वज्र देहात में रहते हैं? सामान मेरे सामने पटकते हुए इन्होंने पूछा। यही था ना कि बाहर कुछ रह गया है? रह भी जाता तो अब कोई चिंता नहीं थी। अपना सुरक्षित घर पहुंच जाना ही मेरे लिए इस समय सबसे अधिक सुख का विषय था। बाहर स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज़ आई और मुझे एकाएक होश आया। 2 शब्द धन्यवाद के भी तो नहीं कह सकी थी मैं। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।